देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, solubility of gas in liquid decreases with rise in temperature because dissolution is n। अगर आपने गैस को लिक्विड में डाला तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो 19 में आप कौन सा आंसर पे क्लिक करोगे? ये आपने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन, ओके, श्रुति, अंबिका एंड सुमित, आपको कौन सा आंसर लग रहा है? कौन सा आंसर आपने टिक किया था जो आपने क्वेश्चन आंसर किए थे? ओके, तो अंबिका और सुमित राइट आंसर। तो श्रुति इसमें से, तो इसका आंसर आप दोनों ने सही बताया है, ठीक है। इसका आंसर है बी, ठीक है। बी क्यों है आंसर? देखो, क्योंकि जब आपको मैंने एक चीज बताई थी उस समय, जैसे ये गैस है और ये गैस अगर लिक्विड में कंबाइंड होती है तो ये रिवर्सिबल होती है, ठीक है। रिवर्सिबल क्यों होगी? ये क्लोज में होती है, आपको यहाँ से क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। और जब भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उससे हीट निकलती है बाहर। रीजन क्या है? देखो, ये यहाँ घूम रही है गैस, जब घूमेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाई हो जाती है, एनर्जी ज्यादा है। और अब आपको इससे क्या करना है? जब आप सॉल्यूशन में लाते हो तो सॉल्यूशन में क्या करना पड़ता है आपको? एक सामने बैठना पड़ता है इसको, यानी कि जब आप फ्रिज में रखते हो किसी चीज को तो देखो गैस क्या उसमें ज्यादा हो जाती है। तो फ्रिज में रखने का क्या मतलब हुआ कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप उसको हटाओ, कम करो, तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, तभी तो क्या होगी? ठंडी होगी। जब कोई गर्म गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आपने उसकी एनर्जी कम करी तो उसने हीट को क्या किया? रिलीज किया। तो हीट रिलीज करने का मतलब क्या हुआ? ये हर हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिवर्सिबल है, क्योंकि ये गैस आएगी, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में देखा, हीटिंग करोगे तो गैस निकल के बाहर चली जाएगी, आपने फ्रिज में रखोगे सारी की सारी गैस उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रिवर्सिबल भी प्रोसेस होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। और डिसोल्यूशन का मतलब जब गैस को डिसॉल्व करोगे लिक्विड में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। इसीलिए देखो, जब आप अगर खुद ट्राई करके करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले इस पे टाइम वे लगाया हुआ है, इसीलिए वो यूटिलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रॉपी एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा है जिसने एलोट्रॉपी शो नहीं करता है? बाकी सारे करते हैं। ओके, श्रुति, अंबिका एंड व्हाट अबाउट सुमित? नो आंसर। तो इसका आंसर है ए इज द राइट आंसर। दोनों ने सही आंसर दिया है। जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन जो होता है उसका नहीं होता। हाँ, ठीक है। नाइट्रोजन स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एनएन बॉन्ड वीक होता है। बिल्कुल सही रीजन बताया आपने, ठीक है। दिस इज वेरी गुड रीजन। और दैट इज व्हाई द नाइट्रोजन क्या है? डज नॉट शो एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एलोट्रॉपिक नेचर। तो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एन एन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। तो इसके और फॉर्म नहीं बन सकते। एक बन गया वो कहता है यही बहुत है भाई, एक ही बन जाए बस बहुत है, तो इसीलिए एक ही फॉर्म होती है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। 21, पॉलीसेक्राइड, इसमें से बताओ कौन सा है जो पॉलीसेक्राइड है? बायोमोलिक्यूल्स में मैंने अभी कहा था आपको कि इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, श्रुति एंड सुमित, अंबिका, अंबिका तो बायो वाली है।
हाँ वेरी गुड, तीनों ने सही आंसर दिया है। ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है वो पॉलीसेक्राइज्ड होता है। बाकी देखो ये माल्टोज और जो लैक्टोज होता है ये होते हैं डाइसेक्राइज्ड, ये होते हैं डाइसेक्राइज्ड, ध्यान रखना। और जो ग्लूकोज होता है ये होता है मोनोसेक्राइज्ड, ये होता है मोनो, ये दोनों डाई और ये पॉलीसेक्राइज्ड। अब आता है 22 क्वेश्चन। सबस्टेंस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इसने। अगर कोई रीजन बता सकता है इसका रीजन क्या होगा? रीजन हाँ, आंसर तीनों ने सही दिया है, वेरी गुड। लेकिन अगर कोई रीजन बता दे इसका ऐसा क्यों होता है? वाई लिख दो बस, वाई। ओके, ठीक लिखा है आपने, नियर है, नियर क्लोज टू आंसर दोनों ने, अंबिका एंड सुमित। देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूं इसका। होता क्या है देखो, जब भी आ, जब भी क्या होता है, ये नोबल गैस है, हीलियम इज द नोबल गैस। और जो नोबल गैस होगा, एक नोबल गैस ये रहा, एक नोबल गैस ये रहा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, श्रुति ने बिल्कुल सही बता दिया, एक्यूरेट आंसर है श्रुति का। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ये रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ फोर्स ही नहीं होता, तो यहाँ पे वीक वैंडरवाल्स फोर्स होता है, दिस इज वीक वैंडरवाल्स फोर्स। ठीक है, और जब वीक वैंडरवाल्स फोर्स होगा तो क्या होगा, ये तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, तो थोड़ी सी हीट दोगे ये क्या होगा, टूट जाएगा, और टूटेगा तो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हीलियम या जो भी नोबल गैस होते हैं उनका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जितने भी नोबल गैस होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इंट्रैक्शन है ही नहीं। और जो वैंडरवाल्स फोर्स होता है जनरली साइज पे डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना वैंडरवाल्स फोर्स ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे हीना, नीना और करीना जैसी रानियां, ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये रीजन है इसका, इसीलिए हीलियम का लोएस्ट होगा या नोबल गैस का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा कॉरेस्पॉन्डिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यही है, देखो रीजन और चीजें आपको। अब 23 क्वेश्चन, लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल आर, लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल्स आर। अब बताओ इसमें से क्या होगा? मिसिबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, मिसिबल इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, या मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, या इमिसिबल इन वाटर। 23। ओके, सुमित, अंबिका, श्रुति। ओके, ठीक है, सबने आप आंसर सही दिया है। देखो लोअर वाले क्या होते हैं, लोअर का देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर की किसके साथ बनेगी। वाटर होता है H2O, इसकी किसके साथ बनेगी, केवल OH ग्रुप के साथ बनेगी, बाकी के साथ नहीं बनती। R के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो R जितना छोटा होगा उतना बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे लिखा है इसने लोअर, लोअर का मतलब R स्मॉल हो गया। तो जब R स्मॉल होगा तो उसमें ये क्या होगा, मिसेबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। ठीक है, अगर R बड़ा हो गया तब ये लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो R जितना छोटा होगा उतना ज्यादा मिसेबल होगा वाटर में, इसीलिए C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय क्लोरीन इज। ओके, श्रुति और अंबिका एंड सुमित। हाँ, और वेरी गुड,
तीनों ने सही आंसर दिया। देखो क्लोरीन ये सारी वैलेंसी शो करता है। क्लोरीन जो होता है ये -1 भी करता है। क्लोरीन क्या, कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन इसके अलावा ये -1, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बस इसमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 7 वाला होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 शो कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 25 में। क्वेश्चन नंबर 25। तो इसीलिए ये था कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कशन करते। तो ये जहां पे आपको नहीं आ रहा था या आपको डाउट था तो वो यहाँ क्लियर हो जाता। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप एक दिन सॉल्व करो, इसलिए एक दिन स्पेशल दिया था ताकि आप उसे सॉल्व करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लड सेल विल सिंक? इसमें से बताओ श्रिंक, ठीक है, श्रिंक कब होगा? ओके अंबिका। इसके अलावा सॉरी, श्रुति, अंबिका एंड सुमित। अब चेक करते, देखो कभी भी ध्यान रखना। ओके ओके हाँ वही मैं कह रहा था, अंबिका कैसे मिस कर गई, ये तो आपने एक बार पहले सही आंसर दिया था इसका है। देखो कभी भी क्या होता है, कोई चीज श्रिंक कब होती है, आप अपने हाथ को ले लो, हैंड, ठीक है। अब आप अपने हाथ को लो और उसे नमक में डाल के देखो, NaCl में हाथ में डालो, उंगली को डालो और उसमें थोड़ी देर तक ऐसे ही रखो। ठीक है, आपने क्या करो, इसमें उंगली डालो और ऐसे ही रखो। थोड़ी देर में क्या होगा, जितने आपके धीरे धीरे करके जो आपके हाथों से वाटर है वो खींच लेगा अपनी तरफ पूरा। ठीक है, तो जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा होगा उतना श्रिंक ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना, ये ब्लड सेल श्रिंक कब होगी, जब आप हायर कंसंट्रेशन वाले में रखोगे। तो हायर कंसंट्रेशन का मतलब मोर देन 0.9%। तो जब आप उसे 0.9% से ज्यादा रखोगे तब जाके वो क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर कम में रखोगे तब नहीं होने का। ठीक है, इक्वल में भी उतना फर्क नहीं पड़ने का और डिस्टिल में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने का। तभी मैंने आपको कहा, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। आप घर में नमक लो, NaCl, और उसमें एक बॉक्स जहां पे भी होगा उसमें आप उंगली डाल के देखो, केवल थोड़ी देर में आप देखोगे जो आपके हाथों से भी वाटर हो अपनी तरफ खींच लेगा, उसे श्रिंक कर देगा। ठीक है, तो जितना हायर कंसंट्रेशन होगा उतना क्या होगा, ऑस्मोसिस ज्यादा हो जाएगा। और ऑस्मोसिस, क्योंकि आपका जो स्किन है ये भी क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन है। आपका भी स्किन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। आपकी जो बॉडी है, ये स्किन कौन सी है आपकी, ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। जैसे आपने देखा नहीं, आप पैरों को रखो काफी टाइम तक पानी में तो क्या होगा, फूल टाइप से जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। और अगर आप उसे हायर कंसंट्रेशन में डालो तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी की स्किन होती है वो भी कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे हायर कंसंट्रेशन में डालोगे तो ये श्रिंक हो जाएगी। तो जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी जल्दी श्रिंक हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। अब आ गया, देखो ये पहला हाफ है, फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, ध्यान रखना। जो पहला सेक्शन ए कंप्लीट करते हो तो सेक्शन ए आपका 25 क्वेश्चन होते हैं, वो इजी होते हैं। देखो अभी आपने किया, इसमें से 20 क्वेश्चन करने हैं आपने, तो पहला इजी होता है। अब जो सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड हाफ आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थोड़ा टफ मिलेगा पहले के कंपैरिजन। ठीक है, इसको ध्यान रखना सेकंड हाफ को। यानी जो सेक्शन बी होगा ये टफ होगा ए से, और जो सेक्शन सी होगा वो भी इक्विवेलेंट ही होता है, ये ज्यादा नहीं होता टफ। ठीक है, बी आपको टफ मिलेगा इसमें से। रीजन क्या है, एक तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे और थोड़े हाई टाइप के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये है
कि हाउ मच इथाइल एल्कोहल मस्ट बी एडेड, यानी कि आपको क्या पूछा है इसमें, अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, हाउ मच का मतलब वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल आपको पूछा हुआ है, ठीक है। अब आपको बाकी क्या दिया हुआ, वाटर दिया हुआ, वाटर का मतलब 1 लीटर हो, या मैंने आपको कहा था वाटर के लिए डेंसिटी 1 होती है, यानी 1000 ml का हो या आप 1000 ग्राम का हो, एक ही बात है वाटर के केस में, ठीक। और आपको वो कह रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतने में फ्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि जो वाटर होता है वो 0 में होता है और ये इतने में हो रहा है, यानी कि चेंज कितना हुआ, डेल टी एफ कितना हो गया, 14 हो गया, 0 से इसको माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। के एफ की वैल्यू आपको गिवन है 8.6। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है C2H5OH। इसका आप अगर मोलर मास निकालोगे तो C का होता है 12 2 24, हाइड्रोजन का 6 हो गया 30 और इसका 16 हो गया यानी 46। अब फॉर्मूले में लगा दो बस, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। लग रहा है आपको कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आपको मैंने ये भी बताया कि 80% जो न्यूमेरिकल होंगे वो केवल फॉर्मूले बेस्ड होंगे, आपको देखना है फॉर्मूला और लगाना है। केवल 20% यानी 1 या 2 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हाई लेवल के आएंगे, तो इसलिए फॉर्मूला जरूरी है। अब इसको वैल्यू रख दो बस 14, के एफ की वैल्यू दी है 1.86, डब्ल्यू बी आपको कैलकुलेट करना है इंटू 1000 अपॉन एम बी है आपका 46 और डब्ल्यू ए का मतलब देखो वेट ऑफ वाटर, और यहाँ पे उसने लिखा 1 लीटर मतलब 1000 ml या 1000 ग्राम, तो यहाँ से 1000 ग्राम हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आपको डब्ल्यू बी निकालना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 46 अपॉन 1.86। अब 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, अब देखो किसी ना किसी से कट रहा होगा इजिली, ठीक है। पहले आप 2 से ही काट के देखो, 2 7 जा 14, 2 9 जा और 2 3 जा, ठीक है। अब कोई 3 से या 7 से कैंसिल आउट हो रहा होगा, हो रहा है कोई नहीं, तो इसको करना ही पड़ेगा आपको पूरा, ठीक है। और आंसर देखो इसने किस में दे दिया, मोल में दे दिया, क्वेश्चन भी उसने चालाकी कर दी, उसने क्या कर दिया मोल कर दिया आपको। तो मोल के लिए हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, फिर जब आंसर को मोल में निकालना है तो हम कैलकुलेशन को बड़ी क्यों बना दे। फिर हम क्या करेंगे, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, बस यही कर देंगे। इसकी जगह पे 1 ले लो आप, तो सीधा आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 14 अपॉन जितना के एफ की वैल्यू है ना 1.86। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है अब आपको, 14 डिवाइडेड बाय 1.86, तो देख के आप कौन सा आंसर टिक कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। देखो आसान सा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये तो उसने मोल में दे दिया, तो मोल में आपको एन निकालना है, ध्यान रखना, फिर हम वेट नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन आंसर देखो लिखा हुआ है मोल में, तो इसलिए मोल निकालना पड़ेगा, तो सीधा सा डिवाइड करो आंसर निकाल दो। तो दिखने में लग रहा है हार्ड क्वेश्चन, बस आज का एक क्वेश्चन करते हैं। आप देखो यहां तक हमने किया हुआ है, आपको फिर इसके आगे करना है। कल हम देखो कल सर 46 का क्या हुआ, 46 मतलब अच्छा हाँ 46 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, क्यों, क्योंकि हमें मोल्स में निकालना पड़ेगा ना, इसलिए हमें 46 निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैंने देखा नहीं कि ग्राम में है या मोल में है, ठीक है। अगर ये मोल में दिया है तब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें कि वेट निकालें फिर उसको डिवाइड करें, हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला निकाल के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आंसर किस में दे दिया, मोल में, इसीलिए आपको मोल में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इससे अच्छा उसको डायरेक्ट ही कर लेंगे, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब आपको एक क्वेश्चन आज करवाने हैं 27 वाला, इसके बाद आपके पास फिर जितने बचे हैं उसे करो, फिर मैं आपको दूसरी एक और शीट देता हूं जिसमें फिर आपको करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन करो, फिर जहां नेक्स्ट डे हम उसको क्या करेंगे, उसके डाउट सॉल्व करेंगे। 26 ओके श्रुति। इसके अलावा बताओ कोई आंसर और। सुमित, श्रुति और अंबिका। ये है कि विच ऑफ द रिएजेंट, ओके तीनों ने सेम आंसर दिया है, देखते हैं। हाँ, विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन, एक स्टेप में कन्वर्जन करना आपको क्लोरोबेंजीन से टोल्यूइन में। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे Cl लग गया, और इससे टोल्यूइन में करना आपने, यानी यहाँ पे लाना आपने CH3, और इस स्टेप में करनी है आपने रिएक्शन। 27 का आंसर आप लोग, 27 में क्या होगा देखो, अब आपने, अच्छा टोल्यूइन में करना है आपने ना, वन स्टेप की रिएक्शन है, तो इसमें आपने कौन सी चीज लगाई है, ये कौन सी नेम रिएक्शन है बताना, ध्यान है किसी को रिएक्शन, ये कौन सी नेम रिएक्शन है। बी आपने कह दिया है, इस ये नेम रिएक्शन कौन सी है। नो आंसर। कौन सी नेम रिएक्शन है जो ये वाला यूज हो रहा है, इसे कहते हैं, नहीं आया किसी को, शॉर्ट में लिख दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा शॉर्ट में भी लिखोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तो आंसर आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ये एक नेम रिएक्शन है। देखो मैं आपको बता देता हूं, ये नेम रिएक्शन है वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग याद करो, वुड्स फिटिग में क्या होता है, वुड्स ने क्या दिया था, ये तो फिटिग ने दिया था एरोमेटिक का, और वुड्स ने क्या दिया था, एलिफेटिक का, और वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जुड़ जाएगा इसमें, तो इसलिए क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। देखो तो टोल्यूइन बन गया है, और यहाँ पे NaCl बाहर हो जाएगा, इसे कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन आती है, लगभग काफी क्वेश्चन ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन बेस्ड होते हैं, लेकिन उसका पता नहीं चलता है, तो ऐसी ये भी नेम रिएक्शन बेस्ड है, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ऐसी क्वेश्चन पूछता है, तो नेम रिएक्शन से अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछे हुए हैं तो नेम रिएक्शन के बेस पे पूछे हुए, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, इसलिए नेम रिएक्शन को एक बार पूरा पढ़ लेना, या एक बार हम पूरा नेम रिएक्शन को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना बहुत है, कल आप इसको पूरा सॉल्व करना है, कल फिर मुझे बताना, और मैं यहाँ से आपको आगे बताता हूँ कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर लेना इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ऑफ कर देते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय।